Hello friends, welcome back to our channel The Study Tech. So we are back again with the Hindu newspaper analysis and we will do detailed discussion of this newspaper analysis. So आप सबको पता है कि this newspaper is very important from your exam point of view, especially for those student or those aspirant who are preparing for UPSC. Okay, UPSC जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेनली इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, करंट अफेयर्स, और वो भी क्या होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए. ठीक है, दैट विल बी रेलिवेंट. ओके, अदर न्यूज़पेपर आते हैं वो हिंदी में होते हैं, पहली बात. तो दूसरा चीज़ क्या है, वहाँ पर आपको चीज़ें रेलिवेंट नहीं मिलेंगी, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको पॉलिटिक्स से मिलेंगी. एंड यूपीएससी डजेंट मैटर. ठीक है, यूपीएससी डजेंट कम्स इन द वे ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है, पॉलिटिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछते नहीं है. ठीक है, तो ये जो इस पेपर है, इस पेपर में आपको सारी रेलिवेंट चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, कुछ कुछ ऐसा चीज़ है पॉलिटिक्स वाला जिसको हम लोग स्किप अप करेंगे. ठीक है, और क्योंकि यहाँ न्यूज़पेपर इंग्लिश में है, थोड़ा सा इसका इंग्लिश समझना भी मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी ये स्टफ होता है. ठीक है, सो before starting the video, I would like to say please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive एग्जाम्स. ओके, सो इस वीडियो को हम लोग बाइलैंग्वेज में समझेंगे, हिंदी और इंग्लिश, ताकि जो स्टूडेंट हिंदी वाले हैं वो भी समझ पाए और जो इंग्लिश वाले हैं उनको लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आई है. कल के दिन ही ये न्यूज़ आ गई थी. ओके, आज के दिन आर्टिकल में तो आना ही था, कल के दिन आ ही गई थी ये. ठीक है, सो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सेंटर स्लैशेस फ्यूल टैक्स सेट्स 200 सब्सिडीज ऑन एलपीजी सिलेंडर्स. ठीक है, फ्यूल के बारे में आप सबने जानते हैं, फ्यूल, पेट्रोल और डीजल आज के डेट में आसमान छूता जा रहा है. ठीक है, और जो सब्सिडीज था सिलेंडर के ऊपर, मेरे ख्याल से मैं आपको बता दूं कि मेरे को मैसेज आया था 37 रुपीज़ सब्सिडी का. ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले महीने गैस बढ़ाया था तो उसके सब्सिडी मेरे को आई थी 37 रुपीज़. और सेंटर का ये दावा है, ये कह रहे हैं कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज दिस सब्सिडीज को इंक्रीज करने वाले हैं और ये 37 से बढ़ाकर ये करेंगे अभी 200. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम फॉर द ऑल पीपल्स. ठीक है, जो भी ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, ठीक है, उनके लिए, बहुत आम जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा आपको यहाँ पर आपको सब्सिडी मिलता है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा प्राइसेस आपके लिए थोड़ा सा डाउन हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ना ही केवल सब्सिडी ऑन एलपीजी सिलेंडर्स बट ऑल्सो ऑन पेट्रोल एंड डीजल, उनके भी एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है. ओके, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल के द्वारा, बाई 8 रुपीज पर लीटर. ठीक है, बाई 8 रुपीज पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड ऑन डीजल बाई 6 रुपीज पर लीटर. दिस अनाउंसमेंट हैज बीन डन बाई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. ओके, एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, क्योंकि अगर 8 रुपये पर लीटर पे अगर हम सेंटर की जो एक्साइज ड्यूटी को कट करते हैं तो लगभग उसमें फ्यूल के प्राइस में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी, जो आज के रेट में 100 कहीं 3 है तो कहीं 110 है, कहीं 105 है, कहीं 115 है. ऐसे करके जो फ्यूल के जो प्राइसेस है ना, वहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी. ठीक है, लगभग कितनी गिरावट देखने को मिलेगी, 9.5 पर लीटर आपको देखने को मिलेगी पेट्रोल पे और 7 पर लीटर आपको देखने को मिलेगी डीजल पे. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज ऑल अबाउट किसके बारे में, एक्साइज ड्यूटी के बारे में. ठीक है, व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी. नाउ लेट मी टेक यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, ये एक्साइज ड्यूटी के बारे में हमने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू में कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि किस टाइप की एक्साइज ड्यूटी लगता है, क्या होते हैं एक्साइज ड्यूटी, कितने टाइप के एक्साइज ड्यूटी होते हैं. ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, नाउ एक बहुत ही सरल शब्द में हम लोग समझेंगे, एकदम हिंदी, शुद्ध हिंदी शब्दों में हम लोग समझेंगे कि एक्साइज ड्यूटी हो है क्या वो. ठीक है, एन एक्साइज. ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग. ओके, एन एक्साइज और एक्साइज टैक्स, ओके, समटाइम्स कॉल्ड एज एक्साइज ड्यूटी. ठीक है, इसको एक्साइज ड्यूटी भी कहा जाता है और एक्साइज टैक्स भी कहा जाता है और एक्साइज भी कहा जाता है. ठीक है, एक टाइप का टैक्स है. ठीक है, एक टाइप का क्या है, दिस इज द टाइप ऑफ टैक्स which is charged on good produced within the country. ठीक है, जो भी गुड्स, जो भी मटेरियल, ठीक है, हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, वट एवर मटेरियल विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, उसके ऊपर एक टाइप का टैक्स लगा जाता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी टैक्स. ठीक है, एक्साइज ड्यूटी या फिर एक्साइज टैक्स. ओके, एज अपोज टू कस्टम ड्यूटीज चार्ज ऑन गुड्स
from the outside countries, from the outside the countries. ठीक है, so it's very important. Okay, it is a tax on production or sale of goods. ठीक है, ये किस चीज का टैक्स है? प्रोडक्शन और सेल, गुड्स का जो प्रोडक्शन और सेल है उसके ऊपर का ये टैक्स है. दिस टैक्स इज नाउ नोन एज सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स. ठीक है, CENVAT. ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में आपने सुना होगा. सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स इसको कहा जाता है. ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू पे ड्यूटी ऑन all good manufactured unless exempted. ठीक है, सो इट्स वेरी मैंडेटरी. ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी भी है. और आपको क्लियर हो गया होगा, होप यू गॉट क्लैरिटी. ठीक है, कि एक्साइज ड्यूटी क्या है. ठीक है, जो भी गुड्स हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, उसके ऊपर एक टाइप का टैक्स लगाया जाता है उनके काम के लिए. ठीक है, उसको वो टैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्साइज ड्यूटी या फिर एक्साइज टैक्स के नाम से जाना जाता है. ठीक है, नाउ यहाँ पर कितने टाइप की एक्साइज ड्यूटी है या फिर एक्साइज टैक्स है? ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज विच एग्जिस्ट इन इंडिया, विच आर एज ऑल फॉलोज. बेसिक टैक्स हो गया, ठीक है, एडिशनल टैक्स हो गया, और आपको यहाँ पर स्पेशल टैक्स भी देखने को मिलेगा. ठीक है, ये किसके अंदर में आता है? अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944. 1944 का एक सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट हुआ था, उसके अंडर सेक्शन 3 के अंतर्गत ये आता है. ऑफ ऑल एक्साइजेबल गुड्स अदर्स देन सॉल्ट प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. ओके, सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट इज एडिशनल. ठीक है, ये सेक्शन 3 ऑफ एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एक्ट 1957 परमिट द चार्ज एंड कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स एज लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट. ओके, सो ये किसके अंदर आता है? एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एक्ट 1957 के अंतर्गत उसके सेक्शन 3 में ये आता है, जिसके तहत सरकार के द्वारा ये एडिशनल टैक्स लगाया जाता है. ओके, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट एक्साइज ड्यूटी टैक्स दैट इज स्पेशल टैक्स. ओके, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 37 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1978. ठीक है, 1978 के फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन 37 है उसके तहत ये स्पेशल एक्ट लगाया जाता है. स्पेशल एक्साइज ड्यूटी इज लेव्ड ऑन ऑल एक्साइजेबल गुड्स दैट कम्स अंडर टैक्सेशन. ठीक है, जितने भी एक्साइजेबल गुड्स हैं, ठीक है, वो अगर वो सारे वो टैक्सेशन के अंदर में आते हैं तो उसके ऊपर क्या लगेगा? स्पेशल एक्साइज टैक्स ड्यूटी लगाया जाएगा. ओके, सो ये सारी चीजें आपको होप क्लियर हो गई होगी. ओके, सो यहाँ पर ये चीजें आपके क्लियर हो गई. नाउ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे. ऑफ कोर्स ये पूछे जाएंगे. व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? जो मैंने आपको बता दिया, जो भी गुड्स हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होगा, मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, उसके ऊपर अगर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट तो उसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है. कितने टाइप की एक्साइज ड्यूटी है? 3 टाइप के हैं. ठीक है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एंड थर्ड इज स्पेशल एक्साइज ड्यूटी. ठीक है, next important question, that is what is the rate of duty on various categories of good. Okay, the rate of duties on each item is specified in the Central Excise Tariff Act 1985. ठीक है, 1985 का एक सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट है, उसके अंतर्गत सारी जो चीजें हैं, जितने भी गुड्स हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो रेट होती है वो तय की जाती है कि कितना रेट होना चाहिए इसके ऊपर, इस आइटम के ऊपर. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, एक्साइज ड्यूटी किस टाइप का शेयर किया जाता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट? तो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इज शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है सेकंड वाला, इसको शेयर किया जाता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ लेट्स डिस्कस द न्यूज़पेपर. ओके, न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं. सो ये होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी एलपीजी में सब्सिडीज कम कर दिया गया है, एंड जो पेट्रोल के प्राइस है और डीजल के प्राइस है उसमें एक्साइज ड्यूटी को 8 रुपये और 6 रुपये से कम किया गया है. किसके द्वारा बताया गया? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसको बताया गया. ओके, सो पहली पेज में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थी. मैंने पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, मैं बता दूं, आई हैव नॉट येट रीड द होल न्यूज़पेपर. मैंने पूरा न्यूज़पेपर अब तक पढ़ा नहीं, फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा मैं आपको वो पढ़ाता रहूंगा. ठीक है, सो पहली पेज में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी. नाउ लेट्स मूव ऑन अहेड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट और न्यूज़ हो. ठीक है, जो आसाम में जो फ्लड आया है 29 डिस्ट्रिक्ट्स में, उसकी वजह से लगभग बहुत लोगों की मौत हो गई है. ठीक है, तो ये लगभग इससे 7.12 लाख लोग इससे पीड़ित हैं. ओके, तो इसके लेकर एक अभी अनाउंसमेंट जारी किया गया है आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और बोला गया है कि जितना जल्दी हो सके वो वनरेबल एरियाज है उसको छोड़ दीजिए और कहीं शिफ्ट हो जाइए सेफ जगह पे. ठीक है, तो लोग अभी शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी इस चीज़ें को
काम डाउन करने में अभी थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इन्फ्लेशन है उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है। इवन CNG के प्राइसेस के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम होल्डिंग बैक, आपको मैं बता दूं कि जो कल के दिन ही मैं आपको जैसा बताया कि इन्फ्लेशन का जो आया था चार्ट, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये सारी चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ आई थी। पहले एस्टिमेट किया गया था कि जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा सर्व हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, अभी भी टेम्परेचर इतना डाउन नहीं हुआ है, ठीक है, बट थोड़ा सा लिटिल रेन का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, ठीक है। आज मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, सो इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है दोस्तों, क्या करें हम। ओके, सो इससे टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, दैट इज, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ठीक है। बंगाल में जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था उसके खिलाफ CBI ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने FIR फाइल किया है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ये आपको पता होना चाहिए बंगाल में रिक्रूटमेंट स्कैम के बारे में, ठीक है। तो ये एक बार फेक रिकमेंडेशन लेटर आया था, ठीक है, तो ये उसके रिगार्डिंग ये हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी आगे का न्यूज़पेपर यहाँ पर आपको, यहाँ पर ज़्यादातर आपको यहाँ पर आर्टिकल देखेंगे, इसमें आपको अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स चल रही है, तो पॉलिटिक्स रिलेटेड आइटम ही यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, इसको स्किप करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर आज कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आई है ये न्यूज़, दैट इज न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक फाउंड इन मेघालय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीसीज अगर कोई फाउंड होती है तो ऑफकोर्स वो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं। अब ये कौन सी स्पीसीज फाउंड की गई है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, इट इज नेम्ड त्रिमेत्रिसूरस माए, ठीक है, त्रिमेत्रिसूरस माए, ठीक है, त्रिमेत्रिसूरस माए, याद रखना, 3-4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सांप की नई स्पीसी को पाया गया है कहां पर, मेघालय में, जिसका नाम क्या है, त्रिमेट्रिसूरस माए, ठीक है। मेघालय, द लैंड ऑफ मिथिकल इविल स्पिरिट्स दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ giant serpent called Utalon, has yielded a new to science venomous green snakes, okay, recorded simultaneously in Mizoram. The snake has been named Maya Petvip Viper, ठीक है, after the deceased month of our army officer, one of the 7th authors of the study on its, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीसीज पाई गई है, कहां पर पाई गई है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कि आपको पता होना चाहिए पहली बात तो कि ये न्यूज क्या है, ठीक है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि विच टाइप की स्पीसीज फाउंड की गई है। तो स्नेक की न्यू स्पीसीज को फाउंड किया गया, दैट इज ट्रिमेरिसूरस माए, ठीक है। इसका नाम याद रखना है और कहां पर पाई गई है, तो ये मेघालय में फाउंड किया गया है। ओके, ये आपको याद रखना है, आपको इतना कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना है, कहां पाया गया है वो याद रखना है, ठीक है, और कौन सी स्पीसीज है, स्नेक की स्पीसीज है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ओके, चलिए अगले न्यूज़ की तरफ देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो न्यूज़ है, ठीक है। यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, ये मैं आपको बता दूं, और वॉर से तो ख़त्म होने वाला है नहीं, ठीक है। पूरी कंट्री एक तरफ, अगर रशिया को एक तरफ खड़ा कीजिएगा तो यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी तक रशिया ने एडवांस वेपन का यूज़ शुरुआत नहीं किया है, और अगर शुरुआत कर देगा तो इवन इट कैन बी कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बट बहुत सारी कंट्री ने बोला है कि ओनली टॉक कैन एंड वॉर, सेज यूक्रेन। इवन यूक्रेन खुद ही बोल रहा है कि बातचीत से ही वॉर को खत्म किया जा सकता है, ना कि लड़ाई से, ठीक है। सो आप सबको पता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इवन आप सबको पता है कि स्वीडन और फिनलैंड भी ज्वाइन करने, उन्होंने अपना बिड को सबमिट कर दिया है नाटो में, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे नीचे की ओर, नीचे में आर्टिकल आया हुआ इसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इंडिया रजिस्टर सक्सेस विद बीपी ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। बीपी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग इंडिया ने इसके ऊपर सक्सेस हासिल कर लिया है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाता है तो इंसान को बहुत सारी बीमारियों से सामना करना पड़ता है, ठीक है, हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है इंसान। ओके, और उसके ऊपर हमने सक्सेस अचीव किया है। आपको पता है ना नॉर्मल बीपी कितना है, नॉर्मल बीपी मैं लिख देता हूँ 120
120/80, ठीक है, 120/80 इज द नॉर्मल बीपी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, ओके। और ये दैट द इंडिया हाइपरटेंशन, एक मिनट, द इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव स्टार्टेड इन 2018, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव कब से स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना है, और ये इससे रिलेटेड न्यूज कुछ आई हुई थी, जानते हैं आप कुछ ऐसा क्या, तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इट वाज स्टार्टेड इन 2018, हैज बीन एक्सपैंडेड टू ओवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट में इसको एक्सपैंड किया गया, ठीक है। एंड इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग एडल्ट्स इन द इंडिया, ठीक है। इंडिया में आपको पता है कि कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज है अमंग द एडल्ट्स वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। एंड वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स ऑफ द हार्ट अटैक्स एंड द स्ट्रोक इज अनट्रीटेड हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। हार्ट अटैक आने का मेन रीजन क्या हो सकता है, देखिए हार्ट अटैक तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो पंप नहीं कर पाता है, और वहां पर क्या होता है, तेल ज्यादा तेलकट चीजें, इसलिए बोलते हैं कि तेलकट वो चीजें ज्यादा खानी नहीं चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर लेवल हाई हो जाता है, और वहां पर हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के चांसेस बनते हैं, ठीक है। और ये एक मेजर है, मेजर क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की वजह से बहुत ज्यादा हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस देखने को मिले हैं, ओके। हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर एज मोस्ट पेशेंट डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स, ठीक है। ऐसे पेशेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर बीमारी के दूरों तक मतलब कोई नामो निशान नहीं है, वो क्या हाइपरटेंशन के शिकार हो गए, ठीक है। वो एक टाइप का क्या है, साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर मतलब छुपा रुस्तम टाइप का हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इंडिया हैज मोर देन 200 मिलियन पीपल विथ हाइपरटेंशन एंड ओनली 14.5% ऑफ इंडिविजुअल विथ हाइपरटेंशन ऑन आर ट्रीटमेंट, ठीक है, आर ऑन ट्रीटमेंट, ठीक है। लगभग 200 मिलियन लोग में से, ठीक है, जो कि 200 मिलियन लोग ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन का शिकार है इंडिया में, और मात्र 14.5% लोग ऐसे हैं जो उसकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। इवन दे डू नॉट हैव आइडिया कि उनको वो उस बीमारी से ग्रसित है, ठीक है। अनलाइक मेनी अदर डिजीज हाइपरटेंशन इज इजी टू डायग्नोज एंड कैन बी ट्रीटेड विथ लो कॉस्ट जेनरिक ड्रग्स, ठीक है। सो हाइपरटेंशन को बहुत जल्दी डायग्नोज किया जा सकता है, ठीक है, ट्रीट किया जा सकता है एक प्रॉपर पिल के थ्रू या फिर ड्रग्स के थ्रू, ठीक है, ट्रीट किया जा सकता है, जेनरिक ड्रग्स के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, मैं जैसा कि आपको बताया साइलेंट किलर है भाई, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको वो हाइपरटेंशन का शिकार है, और लोग बाद में जाके बहुत कुछ उनको देखना पड़ता है, ठीक है। इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव इज अ मल्टी पार्टनर इनिशिएटिव इन्वॉल्व द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, WHO इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये क्या है, एक मल्टी पार्टनर इनिशिएटिव है, किस का, WHO का, ठीक है, ICMR का है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, स्टेट गवर्नमेंट का, टू इम्प्रूव, ठीक है। अब ये है क्या, इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, आप यहां पर लिख लीजिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव इज टू इंप्रूव ब्लड प्रेशर कंट्रोल फॉर पीपल विथ हाइपरटेंशन, ठीक है। किस चीज के लिए, ब्लड प्रेशर का जो लेवल है उसको कंट्रोल करना है, किसके लिए, ठीक है, पीपल के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इज टू इंप्रूव द ब्लड प्रेशर कंट्रोल फॉर पीपल विथ हाइपरटेंशन, ठीक है। जो भी पर्सन सफर कर रहे हैं हाइपरटेंशन से, उन सारे जितने भी लोग हैं उनके लिए ब्लड प्रेशर का जो लेवल है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर का जो लेवल है 120/80, 120/80, अगर इससे ज्यादा भी है 140 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 90 हो गया, ठीक है, तो ये भी हानिकारक है। और अगर लेवल कम है 110 अगर आपको 70 हो गया तो भी आपके लिए हानिकारक है, ओके। सो ये भी इंपॉर्टेंट आपको रखना है कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब कि बोलते हैं ना 21-20 का आंकड़ा चल सकता है, लेकिन इतना मत कर दीजिएगा कि भाई आपके लिए हानिकारक ही वो हो जाए, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। द प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन 26 डिस्ट्रिक्ट्स इन 2018, ठीक है। शुरुआत में जब इस प्रोजेक्ट को लाया गया तो लगभग 26 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया 2018 में ना, इसको 2022 में अगर बताया जा रहा है कि ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपैंड किया है, ओके। एंड मोर देन 200 मिलियन पेशेंट वेयर स्टार्टेड ऑन ट्रीटमेंट, ठीक है। लोग लगभग 200 मिलियन लोग अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट किए एंड ट्रैक टू सी वेदर दे हैव अचीव्ड बीपी कंट्रोल, ओके। सो बीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। सारी चीजें लगभग बहुत सारे लोग हैं जो हाइपरटेंशन के शिकार हैं और इवन दे हैव नो आइडिया, ठीक है, उससे अवेयर भी नहीं है, ठीक है, दे डू नॉट हैव अवेयर दैट वो हाइपरटेंशन के शिकार है।
ओके, सो इंडिया ने इसके रिगार्डिंग सक्सेस अचीव किया है और इस पे कंट्रोल पाने की कोशिश की है रिगार्डिंग इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जिसका मेन मकसद ही है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ऐसे लोगों के लिए जो हाइपरटेंशन के शिकार हैं। ठीक है, सो इसके बारे में आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, इंडिया हैज़ मोर देन 200 मिलियन पीपल, ऐसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन लगभग 14.5 ऐसे % लोग हैं जो सिर्फ हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बाकी लोग ऐसी हवा में जी रहे हैं बस। ओके, ये इसका मतलब इस टाइप का हो गया। ठीक है, सिंस 2018 मोर देन 200 मिलियन पेशेंट हैव बीन स्टार्टेड ऑन ट्रीटमेंट। ठीक है, 2018 से ऐसा हुआ है कि लगभग 200 मिलियन पेशेंट हैं, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है एंड ट्रैक फॉर बीपी कंट्रोल। ठीक है, उन्होंने अपना बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश किया है। ठीक है, द प्रोजेक्ट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल इज फीजिबल। ठीक है, ये फीजिबल है इन PHC सिटिंग एंड डाइवर्स हेल्थ सिस्टम अक्रॉस द स्टेट। ओके, सो याद रखना आपको, ये फीजिबल है इन PHC सिटिंग। ठीक है, PHC सेटिंग में ये क्या है, फीजिबल है। ओवर 3 years health staff at PHC's health welfare center have been trained to provide treatment and follows up services। ठीक है, PHC's के जितने भी हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं, उनमें जितने भी स्टाफ्स हैं, हेल्थ स्टाफ्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई है फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए नियरली हाफ 47% ऑफ द पेशेंट अंडर केयर हैव अचीव्ड ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ठीक है, जो भी इसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत जितने भी लगभग आए, 47% उन लोगों में से उन्होंने अचीव किया है ब्लड प्रेशर कंट्रोल को, मतलब ब्लड प्रेशर के ऊपर कंट्रोल किया है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हुई हैं। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकेशंस इन द परहैप्टिकल्स फैसिलिटीज मेड इट्स ईजियर फॉर द पेशेंट टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट्स एंड अचीव बीपी कंट्रोल। ठीक है, सो जो फैसिलिटीज जो अवेलेबल है, ठीक है, इन द सराउंडिंग्स, वो पेशेंट के लिए बहुत ही ईजियर बनाई है, इस चीज में हेल्पफुल हुई है। ठीक है, बेस्ड ऑन द पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस सेवरल स्टेट हैव बिगिन एक्सपैंडिंग द रीच ऑफ आउटरीच। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हुआ है लोगों को। ये जो कंक्लूजन है, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस। द वेरी बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाई इज टर्की अगेंस्ट स्वेफेन ज्वाइनिंग नाटो। स्वेफेन मतलब स्वीडन और फिनलैंड, जाहिर सी बात है स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, पहले तो नाटो को मैं आपको बता देता हूं, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी मैं बताऊंगा आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, मैंने अब तक पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको इससे पढ़ाऊंगा भी नहीं बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज, जो मैंने अब तक की केस स्टडी की है, उससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहीं पर आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, इस मैप के ऊपर ही। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड नाटो। नाटो क्या है, आप सबको पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका निर्माण, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, जिसका निर्माण 1949 में हुआ था। ठीक है, नाटो का निर्माण हुआ था 1949, आई थिंक 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल में इसका निर्माण हुआ था 1949 में। ठीक है, जब ये नाटो बना था, तो ये बना कैसे था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाटो में कितनी कंट्रीज है टोटल, 30 कंट्रीज है। ठीक है, 30 कंट्रीज है टोटल। ठीक है, 30 कंट्रीज, 30 यूरोपियन कंट्रीज हैं टोटल। ओके, सो ये देखिए 30 पूरी यूरोपियन कंट्रीज नहीं, 28 यूरोपियन कंट्रीज है, बाकी आपको इधर कनाडा मिल जाएगा और इधर आपको USA मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिला के 30 कंट्रीज को मिला के ये क्या कहते हैं, नाटो कहते हैं। ठीक है, बाकी पूरी इधर यूरोपियन 28 यूरोपियन कंट्रीज है। ठीक है, यहां पर ये बना किस लिए था, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव टू फॉर्म फॉर्म नाटो। ठीक है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव टू फॉर्म नाटो। नाटो जब था उस टाइम पे बना था किस लिए, ताकि सोवियत यूनियन, पहले तो रशिया नहीं था, USSR था। ठीक है, USSR के अगेंस्ट लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, USSR के अगेंस्ट लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए नाटो का निर्माण किया गया था, ताकि USSR लोगों पे कंट्रोल ना कर ले। ठीक है, इसके लिए नाटो का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, द मेन ऑब्जेक्टिव टू रेज नाटो is to provide collective security against USSR और सोवियत यूनियन। ठीक है, is to main provide to collective security। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना। ठीक है, अभी नाटो क्या करना है, अपने एक्सपेंशन पे ध्यान देता जा रहा है। रिसेंटली यूक्रेन ने भी बिड सबमिट की थी, और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज स्वीडन और फिनलैंड, इन्होंने भी अपने बिड को सबमिट कर दिया है। 18 मई को इन्होंने बिड सबमिट किया है नाटो को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टर्की जो है, टर्की सामने आ रहा है इनके, और बोल रहा है कि दे विल नॉट लेट फिनलैंड एंड स्वीडन टू ज्वाइन नाटो। वो नहीं देंगे, ज्वाइन होने नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन नाटो में आपको
देखिए, अगर नाटो में आपको ज्वाइन करना है तो आपका एक सिंपल एक फंडा होना चाहिए, क्या कि अगर आपके 30 जितने भी 30 मेंबर है, ठीक है, 30 मेंबर्स हैं नाटो के, वो सारे की सहमति होनी चाहिए, ठीक है, सारे एग्री होने चाहिए, ये सारे एग्री होने चाहिए कि हाँ स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों ज्वाइन करेंगे। अगर 30 एग्री हैं तो क्या हो जाएगा, इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, भैया आप आ जाइए, और नाटो 30 से होकर ये 32 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर एक भी कंट्री ने अगर इसके अगेंस्ट वोट कर दिया, ठीक है, अगर किसी कंट्री ने इसके अगेंस्ट वोट कर दिया, जैसे कि आज के डेट में टर्की कर रहा है, ठीक है, टर्की कर रहा है किसके अगेंस्ट, फिनलैंड और स्वीडन के अगेंस्ट, ठीक है। खुर्दिश जो मिलिटेंट है उसके लिए टर्किश कर रहा है, खुर्दिश मिलिटेंट के लिए, ठीक है, ताकि ये जो खुर्दिश को सपोर्ट करते थे, एक खुर्दिस्तान वहां पर बनाना चाहते हैं, खुर्दिस्तान रीजन बनाना चाहते हैं, उसको कट करके, ठीक है, टर्की को बीच से कट करके खुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। और इसके लिए स्वीडन और फिनलैंड ने बहुत सपोर्ट प्रोवाइड किया था, और इसी के रिगार्डिंग टर्की इसके अगेंस्ट में खड़ा है और बोल रहा है या तो आप यहाँ से अपने सपोर्टर को मूव कीजिए या फिर इनको सपोर्ट करना बंद कीजिए, ताकि हम इनको अलग कर सकें और इनको भगा सकें यहाँ से, ठीक है। सो कुर्दिश मिलिटेंट के रिगार्डिंग ये अपने बिड को सबमिट किए, अपनी बिड को इन्होंने सबमिट किया, जो बिड इनको इन्होंने कैंसिल किया है, ठीक है। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा ज्वाइनिंग का लेटर आया नहीं है, लेकिन हाँ अभी सामने खड़ा है। और इन्होंने बात भी किया था, फिनलैंड के जो हेड है उन्होंने बात किया था रशिया के प्रेसिडेंट से, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जी से, ओके। और उन्होंने बोला था ठीक है, अगर आप नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं जाइए कर लीजिए। उनको पता है कि वहाँ टर्की खड़ा है भाई, तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा है, ठीक है। अगर कोई भी एक कंट्री अगर खड़ा हो जाता है तुमको ज्वाइन होने नहीं दिया जाएगा, कोई परमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यूक्रेन की स्थिति आप सबको पता है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस नाटो इस मैप के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि पहली बात तो ये फाउंडर कंट्रीज है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर देखेंगे, जो ये लाइट ब्लू है ना, ये सारे कौन से कंट्रीज है, ये फाउंडर कंट्री है, ठीक है। नॉर्वे हो गया, यूके हो गया, ठीक है, पोर्टुगल्स हो गया, आपको ये सारे कंट्रीज क्या मिलेंगे, फाउंडर कंट्रीज मिलेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा डार्क अगर रीजन में आइएगा तो कुछ इस टाइप का वाले रीजन में ये जर्मनी हो गया, ठीक है, ये सारे का जो रीजन हो गया, ये सारी कंट्रीज का कब इन्होंने ज्वाइनिंग किया था, 1950 से लेकर 1990 में इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग सबमिट की थी इन नाटो, ठीक है। ये नाटो में ज्वाइन हुए थे, जर्मनी हो गया है, ठीक है। सो ये सारी जो कंट्री, स्पेन हो गया, ये सब कंट्री ने 1950 से लेकर 1990 में ज्वाइन किया, ठीक है। नाउ थोड़ा सा और डार्क ब्लू में आइएगा तो ये जो कंट्रीज है 1990 से लेकर 2000 के बीच में इन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री हो गया, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, ठीक है, और भी अदर कंट्रीज हो गए, ठीक है, हंगरी हो गया, ठीक है। सो ये सब सारी कंट्रीज हैं, इन्होंने लगभग 1990 से लेकर 2000 में नाटो को ज्वाइन किया। और 2000 से लेकर 2020 में जिस कंट्री ने ज्वाइन किया वो हो गया एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, ठीक है, लिथुआनिया हो गया, ये सारी जो कंट्रीज है, ठीक है, बाल्टिक्स कंट्रीज जो जिनको बोला जाता है, ठीक है, ये बाल्टिक कंट्रीज भी हैं। आपको याद रखना, बाल्टिक कंट्रीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बाल्टिक सी से अटैच्ड है, ठीक है। मैप में आपको मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर ग्रीस भी देखने को मिलेगा, ठीक है, नहीं आपको सवाल तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्विया भी देखने को मिलेगा। सो ये सारी जो कंट्री है इन्होंने 2000 से लेकर 2020 तक इन्होंने नाटो को ज्वाइन किया, ठीक है। आफ्टर अब मैं आपको बता दूं 2022 में जिस कंट्री ने अप्लाई किया है नाटो को ज्वाइन करने के लिए वो ये कंट्रीज है, ठीक है। 2022 में स्वीडन और फिनलैंड इन्होंने ज्वाइन कर दिया, टर्किश अगेंस्ट करा हो गया, ठीक है। और अगर टर्की अगेंस्ट नहीं होता तो रशिया ने कुछ ना कुछ तो कर ही दिया होता अब तक इनका, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही दिया था। क्यों कर रहे हैं रशिया, क्योंकि जो फिनलैंड है वो लगभग 1300 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, रशिया के साथ। और यही एक बड़ा एक्सटर्नल थ्रेट है रशिया के लिए, ठीक है। और अगर रशिया के ऊपर कोई एक्सटर्नल थ्रेट होता है तो रशिया ऑफ कोर्स उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेता जरूर है, ठीक है। नाउ ये जो कलर है ये आप देख सकते हैं, ये वाले जो रीजन है इस पे रशिया का कैप्चर था, ठीक है। 2014 में क्रीमिया वाला पार्ट को रशिया ने कब्जा लिया था 2014 में। उसी समय से जो टेंशन है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। डोनबास वाले रीजन में भी रशिया ने अपना कब्जा कर रखा है। नाउ अब ये चाहते हैं कि इनका जो बिड है नाटो को ज्वाइन करना, ये इनको प्रॉपर खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनका जो कैपिटल है किव, ठीक है, किव को प्रॉपर ये हाथ में लेना चाहते हैं। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है ना भाई, किसी कंट्री को कब्जा लेना इतना आसान थोड़ी है। भले ही ये सुपर पावर कंट्री है लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को बहुत सारी कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा है। इवन डायरेक्टली यूएस सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, हथियार दे रहा है, ठीक है। बहुत सारी अदर कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है, इवन ऑस्ट्रेलिया, इवन आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारी जो कंट्रीज है ये बहुत ज्यादा सपोर्ट में है यूक्रेन के, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इतनी कंट्रीज के सामने भी रशिया एकदम टिका हुआ है, ठीक है। भले इसको हैवी लॉसेस हुए हैं फिर भी आपको यहाँ पर मैं बता दूं
कि रशिया एकदम खड़ा है ना भैया। और इन्होंने अभी न्यूज़ भी आया था कि मारियापुल को इन्होंने मारियापुल है ना, मारियापुल, ठीक है, मारियापुल, ठीक है, इन्होंने कब्जा कर लिया है, ठीक है। वहाँ के जो यूक्रेनियन आर्मी है उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये न्यूज़ आया हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया, ठीक है। मारियापुल वॉज कैप्चर्ड बाई रशिया के द्वारा कैप्चर्ड हो गया है, ठीक है। वहाँ पर रशियन फ्लैग लहरा रहा है भैया, ठीक है। सो ये सारी चीजें मैप में आपको होप यू क्लैरिटी हो गई होगी। नाउ यहाँ पर आपको सबको पता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, 24 फरवरी, ठीक है, फरवरी 2024 से ये वॉर स्टार्ट हो चुका है। और स्टार्ट होने के बाद ये बहुत ज़्यादा अब तक का 100 स्टेट है जिससे ग्लोबली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, और ये अब तक का सबसे बड़ा वॉर है, ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा वॉर है, ओके। जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस हुए हैं, बॉम्बार्डमेंट्स हुए हैं, ठीक है, इकोनॉमी को लॉस हुआ है, इन्फ्लेशन हाई हुआ है। आने वाले दिनों में क्या होगा किसी को नहीं पता, ठीक है। सो ये सारे जितना भी लिखा हुआ है ना, ये जितना भी यहाँ तक, ये मैं आपको बता दूँ, ये पूरा जितना लिखा हुआ है ना, ये सारे का मैंने आपको एक कंक्लूजन दे दिया, जो एक शब्द में था, एक पॉइंट, एक पैराग्राफ टाइप में दे दिया, आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। आप पढ़िएगा तो एकदम वैसा ही है, डिट टू डू वैसा ही, ठीक है, आप पढ़ के भी देख सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। लेट्स सी क्या कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ, इंडिया में रैंक सेकंड इन कंस्ट्रक्शन गियर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लेवल आज की डेट में बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि 2030 तक इंडिया रैंक सेकंड पे आ सकता है इन कंस्ट्रक्शन गियर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की जो गियर है, कंस्ट्रक्शन की जो साइकिल है, उसमें इंडिया बीट कर सकता है अदर कंट्रीज़ को, ठीक है। बहुत सारी सेवरल कंट्रीज है, उनको बीट करने के बाद इंडिया आ जाएगा सेकेंड पे, ठीक है, बिहाइंड चाइना, ठीक है। चाइना के बाद इंडिया का ही नाम होने वाला है भैया, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज है ना, अभी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, जान को पता है कि इंडिया क्या है, इन फ्यूचर आगे जाके बहुत कुछ करने वाला है, ठीक है। तो अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, एफडीआई को बढ़ा रही है। आपने न्यूज़ भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको ऊपर में नोटिफिकेशन आ रहा होगा, यू कैन सी ओवर देयर, ओके। नाउ यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। कल मुंबई जीत गया भाई, ठीक है, 5 विकेट से जीत गया, मात्र 1 ही रन तो दूर था, बाकी तो इसमें और कुछ पढ़ने वाली हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ और तक जरूर शेयर कीजिए, साथ ही साथ अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, साथ ही साथ मोटिवेट होऊंगा ताकि और भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप सबके लिए लेकर आता रहूँ। दैट्स इट फॉर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।